हेलो डियर। कंसेप्ट लेक्चर 11 से हम सर्कल्स स्टार्ट कर रहे हैं और ये सर्कल्स का पार्ट 1 है। और स्टूडेंट्स को जो सर्कल्स के क्वेश्चंस हैं उनसे डर लगता है कभी कभी। तो देखो, मैं आपको जो सर्कल्स के कंसेप्ट्स हैं उनको इस तरीके से स्ट्रक्चर वे में बताऊंगा और इस तरीके से माइन्यूटली तोड़ तोड़ के बताऊंगा, बिल्कुल जो बेसिक कंसेप्ट है कि भाई ये है कंसेप्ट। ठीक है, तो क्या होगा, क्योंकि उन कंसेप्ट के अलावा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। मैं यही बोल रहा हूँ सच, उनके अलावा कंसेप्ट बन ही नहीं सकता। जब आप कंसेप्ट को बिल्कुल बेसिक फॉर्म में देख लेते हैं हर एक कंसेप्ट को, तो बस आपको बेसिक फॉर्म में कंसेप्ट देखना आना चाहिए। एग्जामिनर कभी भी एक या दो कंसेप्ट को मिक्स करेगा तो वो दो कंसेप्ट आपको अलग अलग नजर आ जाएंगे अगर आपने बेसिक फॉर्म में अच्छे से देखा है? तो बिल्कुल बड़े ही प्यार से हम इन कंसेप्ट्स को करने वाले हैं, तो एंजॉय कीजिएगा इनको। हाँ, और अपना माइंड जो है वो अवेयर रखिएगा और जो भी नोट करने वाली बातें हैं वो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो हमें ये जो टर्मिनोलॉजी है वो पता होनी चाहिए कि भाई किस चीज़ को क्या बोलते हैं। तो ये सारे चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक बातें हैं। कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई सेंटर यानी कि केंद्र क्या होता है। तो भाई केंद्र होता है, एक्चुअल में जो सर्कल की डेफिनेशन है वो बताऊंगा तो केंद्र अच्छे से समझ में आएगा। सर्कल की डेफिनेशन एक्चुअल में पता है क्या है, कि एक पॉइंट है उससे बराबर डिस्टेंस पर सारे पॉइंट्स, उससे बराबर डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स है जब उनको मिलाया जाता है तो ये जो फिगर बन जाती है, इसको हम बोलते हैं सर्कल यानी कि वृत्त। और जो पॉइंट है जिससे बराबर डिस्टेंस नापी गई थी इन सारे पॉइंट्स की, जिस पॉइंट से इन सारे पॉइंट्स की बराबर डिस्टेंस मापी गई थी, उसको हम सेंटर बोलते हैं, उसको हम केंद्र बोलते हैं। समझ गए? ये एक्चुअल डेफिनेशन है सेंटर को सर्कल की। देन नेक्स्ट चीज है, हमें पता होना चाहिए रेडियस। तो उस पॉइंट से जो डिस्टेंस है, हर एक पॉइंट की, उसे हम बोलते हैं रेडियस यानी कि त्रिज्या। यानी कि आप कहीं पर भी ये लाइन ड्रॉ करोगे तो क्या होगी, ये सारी बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि ये जितने भी पॉइंट्स हैं इस लाइन के ऊपर वो सारे इससे इक्वल डिस्टेंस पर हैं। यही सर्कल की डेफिनेशन है। नेक्स्ट चीज है डायमीटर। तो भाई डायमीटर होता है जब आप सबसे बड़ी लाइन खींच देते हो किसी भी सर्कल के अंदर, जो मैक्सिमम पॉसिबल लाइन उसके अंदर आ सकती है। तो वो कहां पर आ सकती है? सर्कल सबसे बीच में से सबसे ज्यादा चौड़ा होएगा, तो वो वाली लाइन जो सेंटर से पास होएगी वो सबसे लंबी होएगी। यानी कि सर्कल के रेडियस का डबल, उसकी त्रिज्या का डबल क्या होएगा, उसका व्यास। और नेक्स्ट है मेरे भाई सरकमफ्रेंस। तो भाई सरकमफ्रेंस होता है इसका पेरीमीटर, यानी कि इसके चारों तरफ जो बाउंड्री है, ये वाली, इसकी कितनी लेंथ है, ये सारी लेंथ, जहां जहां पर भी मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ना, ये सारी लेंथ। क्लियर है? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं परिधि। अब मैं आपको कुछ और टर्म्स बताता हूं, ये भी आपको पता होनी चाहिए, इनकी एक्चुअल डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। देखो, तो अब की बार नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कि भाई सीकेंट क्या होता है? छेदिका, या फिर छेद करने वाली जो छेदक रेखा भी इसको हिंदी में बोलते हैं। तो भाई देखो, कोई भी सर्कल है ना, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है आम भाषा में, इससे स्टीक डेफिनेशन भी नहीं है। ठीक है, कि कोई भी लाइन जो किसी सर्कल को दो पॉइंट्स पर काटेगी, उसको हम बोल देते हैं भाई सीकेंट। 2 पॉइंट्स पर काटना जरूरी है। क्लियर है? तो ये लाइन काट रही है और आप दुनिया जहान की लाइनें बना सकते हो ऐसे, जो भी 2 पॉइंट्स पर काटेगी वो सारी सीकेंट्स हैं। नेक्स्ट है टेंजेंट। तो कोई भी लाइन जो किसी सर्कल को एक पॉइंट पर काटेगी उसे हम बोलते हैं जी टेंजेंट। तो एक पॉइंट पर काटने का क्या मतलब है, कि जस्ट उसको टच करेगी, इसीलिए उसे स्पर्श रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, वो उसको छेद नहीं करेगी, वो उसको स्पर्श करके चली जाएगी। देन देखो, सिर्फ 3 ही केस हो सकते हैं। एक लाइन जो है वो या तो सर्कल को 2 पॉइंट पर टच करेगी जैसे कि सीकेंट, वो या सर्कल को 1 पॉइंट पर टच करेगी जैसे कि ये टेंजेंट स्पर्श रेखा, या फिर वो सर्कल को टच ही नहीं करेगी। देखो, ये लाइन सर्कल के दूर से गुजर गई, सर्कल के दूर से भी गुजर सकती है भाई। तो ये 3 ही केस हो सकते हैं। देन अब ये कोर्ड क्या होगी फिर? तो भाई कोर्ड है ये जो हमने सीकेंट बनाया था ना, सीकेंट की कुछ लाइन, सीकेंट का कुछ हिस्सा सर्कल के बीच में रह जाता है, ये वाला हिस्सा तो बाहर है। तो सीकेंट का हर एक छेदिका का जो हिस्सा बीच में रह जाता है उसे हम कोर्ड बोलते हैं, ये वाला। ठीक है, यानी कि कोई भी लाइन जो सर्कल के एग्जैक्टली ऐसे बीच में है, ये सारी कोर्ड हैं, इन सारी को जीवा बोलते हैं।
क्लियर है? तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं भाई, सबसे पहला कंसेप्ट करते हैं अपना कंसेप्ट नंबर 1। तो देखो बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर हमारे पास कोई सर्कल है, उसके अंदर मैंने कोई भी कोड यानी कि जीवा ड्रॉ कर ली, ठीक है? तो देखिएगा आप ध्यान से, अगर मैं सेंटर से अगर मैं सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करता हूं, एक नीचे लाइन खींचता हूं जो सामने वाली को दो बराबर हिस्सों में बांटे, मान लो मैं वहां पर इस लाइन को ड्रॉ करना चाह रहा हूं जो सामने वाले को दो बराबर हिस्सों में बांटे, तो वो जो लाइन होएगी वो इसके परपेंडिकुलर होएगी, वो इसके 90 डिग्री पर होएगी। क्लियर है? या फिर इसका उल्टा बोलूं जरा, अगर मैं सामने वाले इस पॉइंट से, सेंटर से एक लाइन ड्रॉप करना चाहता हूं जो कि परपेंडिकुलर हो, यानी कि इसके परपेंडिकुलर, तो वो सामने वाली लाइन को दो बराबर हिस्सों में बांटेगी। तो ये दोनों ट्रू हैं कि अगर आप ऊपर से परपेंडिकुलर बनाओगे तो वो बराबर दो हिस्सों में बांटेगी, या फिर अगर आप ऐसी लाइन बनाओगे सेंटर से किसी भी कोर्ड के ऊपर जो इसको बराबर दो हिस्सों में बांटती है, तो वो परपेंडिकुलर होगी। और इस चीज को हम प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं? देखो 90 डिग्री का एंगल प्रूव करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अपनी जो कॉन्ग्रुएंसी है वो यहीं पर काम आती है। तो देखो मैंने ऐसी लाइन ड्रॉ की है जो इसको दो बराबर हिस्सों में बांटती है। तो ये रेडियस है, ये तो रेडियस है भाई दोनों ट्रायंगल का, दो ट्रायंगल बन गई ना, ए बी सी और ए बी डी। तो मैं प्रूव करना चाह रहा हूं कि ये दोनों एंगल 90-90 के हैं। तो ए सी और ए डी ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, और ये दोनों बराबर हिस्सों में बांट रही है। ये मैंने आपको बोला ही, हमने ड्रॉ ही इसलिए की है लाइन की बराबर दो हिस्सों में बांटे। और ये जो तीसरी लाइन है ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में, तो साइड 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 से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, यानी कि सर्वांग होगी, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर हैं, और दोनों का सम 180 है क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर हैं, तो भाई दोनों 90 तो होंगे ही होंगे। और इसका उल्टा भी आप प्रूव कर सकते हो कि भाई अगर ये दोनों एंगल 90 के हैं, अगर हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप की, तो ये दोनों लाइनें इक्वल हैं, ये आप प्रूव करोगे, हैं जी? तो चलिए, तो ये पॉइंट ध्यान रखोगे। अब इस पॉइंट से बनता क्या है, देखिएगा, अब बात को ध्यान से सुनिएगा। जब ये लाइन इसके 90 डिग्री पर हो जाती है और हम रेडियस को ड्रॉ करते हैं, इस सर्कल के रेडियस को बनाते हैं, त्रिज्या को, तो हमारे पास एक ट्रायंगल मिलती है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल होती है, और रेडियस जो है उसका हाइपोटेन्यूज होता है 90 डिग्री के एंगल के सामने होता है, और ये जो डिस्टेंस है ये होता है कॉर्ड की लेंथ का हाफ। मैंने बताया ना, हाफ में काटती है, दो बराबर हिस्सों में बांटती है, यानी कि सर्कल में कोई भी कॉर्ड है उसकी लेंथ का हाफ यानी कि l/2, और उसका जो डिस्टेंस है सेंटर से यानी कि d, और जो रेडियस है उस सर्कल का, ये तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे, पक्का गारंटी है, ये पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेंगे। तो बस एग्जामिनर को एक राइट एंगल ट्रायंगल फंस गई एक सर्कल के अंदर, इसी के ऊपर अब हर एक बार क्वेश्चन बनाता रहेगा, ठीक है? और एक और बात आपको ये रूल और याद रखना है कि भाई इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। ये इक्विडिस्टेंट के बाद क्या आएगा? फ्रॉम द सेंटर। और वाइस वर्सा मतलब कि इसका उल्टा भी ट्रू है। कैसे? अभी मैं आपको बता देता हूं। देखो मान लो हमारे सामने ये एक कोड है जिसकी लेंथ 8 है, तो 4 और 4 ऐसे ये बटेगी, और एक और कोड है यहाँ पर जिसकी लेंथ 8 है। तो अगर मैं सेंटर से एक लाइन ड्रॉप करूंगा, जो इसके परपेंडिकुलर होएगी, तो 4 और 4 में इसको बांटेगी, ठीक है। और हमने देखना क्या है? हमने देखना है कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस d1 ये दोनों बराबर हैं। अब देखो दोनों ट्रायंगल्स को कंपेयर करेंगे हम। ये है ट्रायंगल नंबर 1, ये है ट्रायंगल नंबर 2, दोनों को कंपेयर करो जरा। देखो यहाँ पर नीचे 4 है, जी हाँ, दोनों इक्वल कोड हैं। यहाँ पर नीचे 4 है, जी हाँ। यहाँ पर ये रेडियस है 90 डिग्री के सामने, जी हाँ। यहाँ पर 90 डिग्री के सामने क्या है? यहाँ पर भी रेडियस है। तो भाई देखो ये वाली हाइपोटेन्यूज सेम है, ये वाला सेम है, तो जो तीसरी साइड बच गई वो तो दोनों की सेम होगी ना। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो r² - 16 r² - 16। तो इसीलिए जो बराबर लेंथ की कॉर्ड होती हैं, जो बराबर लेंथ की जीवाएं होती हैं, वो बराबर डिस्टेंस पर होती हैं सेंटर से, या फिर जो कॉर्ड्स सेंटर से बराबर डिस्टेंस पर हैं उनकी लेंथ बराबर होती है, ठीक है? तो ये एक और चीज याद रख लेना बस अपनी, और इस चीज को दिमाग में बैठा लो कि भाई ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो एग्जामिनर क्या करेगा? हमेशा यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को फंसा के रखेगा। तो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम, ठीक है? तो ये देखो शांति से सारे क्वेश्चन करो, एग्जैक्टली वही चीज काम में आएगी बस। द लेंथ ऑफ
कोर्ड ऑफ ए सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, एक सर्कल है, उसकी कोर्ड की लेंथ 8 सेंटीमीटर है। एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द कोर्ड, मतलब कि सेंटर और कोर्ड के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 3 है, और कोर्ड की लेंथ 8 है, यानी कि 4 और 4 ऐसे बटेगी ना, ये इसको बराबर हिस्सों में बांटती है। अब उसने क्या पूछा है, और हमें ये पता है कि ये 90 डिग्री पर होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसने ये वाली लाइन पूछी है। तो भाई 3 4 5 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद है, 3 4 5। तो बस इतना सिंपल है इस क्वेश्चन को। अब आपने क्या करना है, देखो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब भी सर्कल की बात आती है, वृत्त की बात आती है, हमेशा ऐसे डायग्राम बनाते हैं, हमेशा। तो मैं आपको क्या कहूँगा, देखो आप एग्जाम में जाकर ट्राई मत करो कि आप डायग्राम नहीं बना रहे, लेकिन अभी आप एग्जाम के अंदर नहीं हो, तो अभी आगे जो आप क्वेश्चंस करने वाले हो उनमें डायग्राम मत बनाना, मेंटली करने की कोशिश करना, उससे आपकी विजुअलाइजेशन पावर बढ़ती है। मतलब ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चंस जो हैं सर्कल के, जो भाई कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें डायग्राम बनाना जरूरी है, ठीक है, लेकिन मैं इस कंसेप्ट के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं जो मैं आपको करवा रहा हूं। इसके ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चंस थोड़ा सा टाइम देकर मेंटली किए जा सकते हैं, और उससे टाइम जरूर लगता है भाई, डायग्राम बनाओगे तो जल्दी होएगा, लेकिन विजुअलाइजेशन पावर बढ़ती है, तो उससे फायदा क्या होता है पता है, जब भी आप स्टेटमेंट को पढ़ते हो तो आपको जल्दी समझ में आती है, क्योंकि मेंटली करने के लिए स्टीक समझ में आना जरूरी है, अदरवाइज तो बंदा लिख के कर लेगा। तो मेंटली करने की कोशिश करना बिना डायग्राम बना के, इस चीज को अचीव कर लोगे तो अलग ही लेवल पर आपका कॉन्फिडेंस होगा और अंडरस्टैंडिंग भी। ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो जरा। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल कोर्ड्स, हाँ 2 कोर्ड वाला भी किया जा सकता है, मेंटली ट्राई करना मेरे भाई, यहां पर तो मेरे को तो लिख के ही बताना पड़ेगा आपको। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल कोर्ड्स ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, तो भाई 2 पैरेलल कोर्ड है इसकी, और लेंथ क्या है 8 सेंटीमीटर ईच। तो दोनों इक्वल कोर्ड हैं, दोनों इक्वल कोर्ड हैं, यानी कि बराबर डिस्टेंस पर होंगी सेंटर पे, सेंटर से, ठीक है। इन ईच 8 सेंटीमीटर ईच इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 10, तो भाई सर्कल का डायमीटर 10 है, यानी कि ये जो रेडियस है ये 5 है, और यहां पर ये बराबर हिस्सों में बांटता है, ये जो लाइन है इसको। तो भाई ये देखो 4 ये है, 5 ये है, तो 5 4 3, पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद है, 5 4 3। तो इसने पूछा क्या था एग्जामिनर ने पूछा था द डिस्टेंस बिटवीन टू कोर्ड्स, वो क्या होएगा, तो 3 और 3 6, यानी कि ऑप्शन ए। क्लियर है, समझ में आ गई बात। देन एक बार ये ट्राई करो फिर। 2 पैरेलल कोर्ड्स आर ड्रॉन इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 30 सेंटीमीटर, 2 पैरेलल कोर्ड बनाई है, ठीक है भाई। इफ द लेंथ ऑफ वन कोर्ड इज 24, तो देखो अब ध्यान से, अब अगर आप 2 पैरेलल कोर्ड बनाओगे तो ये जरूरी तो नहीं है ना कि दोनों सेंटर के ऑपोजिट साइड होंगी, दोनों सेंटर के इस साइड भी हो सकती हैं। किसने मना किया है एक साइड होने से, किसी भी साइड हो सकती हैं। तो कभी कभी तो एग्जामिनर बता देगा आपको डायरेक्टली, कभी कभी नहीं बताएगा, तो खुद से दिमाग लड़ाना पड़ेगा। कैसे दिमाग लड़ाना पड़ेगा, देखो जरा। 2 पैरेलल कोर्ड्स आर ड्रॉन इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 30, यानी कि सर्कल का रेडियस जो है वो 15 है। द लेंथ ऑफ वन कोर्ड इज 24, एक कोर्ड की लेंथ 24 है, चलो ठीक है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कोर्ड्स इज 21, यहां से आपको पता चलेगा कैसे, देखो जरा। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो है 15, रेडियस 15 है। तो अगर मैं यहां पर कोई कोर्ड ड्रॉ करता हूं, तो दूसरी कोर्ड अगर सेंटर के नीचे ही आएगी, तो 15 से ज्यादा तो इनके बीच में डिस्टेंस नहीं हो सकता ना, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक ये पूरा डिस्टेंस 15 है, तो 15 से कम ही हो सकता है 2 कोर्ड के बीच में डिस्टेंस, 2 जीवा के बीच में जो दूरी है, अगर वो सेंटर के एक तरफ आएंगी तो, ठीक है। लेकिन यहां पर 21 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, यानी कि मेरे भाई एक सेंटर के इस तरफ है, दूसरी सेंटर के उस तरफ है, ये वाला सिस्टम है। तो चलिए अब अपना डायग्राम बना लेते हैं, समझ में आ गई बात। अब देखो, अब उसने क्या बताया है, उसने ये बताया कि भाई इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 21 सेंटीमीटर है, यानी कि ब्लू वाली लाइन पूरी 21 सेंटीमीटर है। एंड लेंथ ऑफ एक कोर्ड उसने बता रखी है 24, तो किसी भी एक को मान लो 12 12, और हमें पूरी कोर्ड से कोई लेना देना नहीं होता, हमें कोर्ड की आधी लेंथ से लेना देना होता है, क्योंकि वही राइट एंगल ट्रायंगल का हिस्सा होती है, ठीक है। बाकी को मारो गोली। अब देखो, अब उसने आगे क्या बताया कि भाई इसका जो डायमीटर है वो 30 है, यानी कि रेडियस इसका 15 है। तो यहां पर मैंने लिख लिया जी 15, रेडियस 15 है, ऊपर भी रेडियस 15 है। अब देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट दिख रहा है, जब आप 12 को देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि 3 × 4,
तो आप ऐसे समझने में मुश्किल होती है कि 3 का 4 गुना है या 4 का 3 गुना है। इसी कारण मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा हाइपोटेन्यूज को देखता हूँ कि भाई ये तो 5 का 3 गुना है, 5 का, तो 5 4 3 होता है ना, तो 3 गुना है तो ये भी 4 का 3 गुना होगा, 4 3 12, और ये क्या होएगा, ये भी 3 का 3 गुना होएगा, यानी कि ये वाली साइड 9 है, 3 4 5 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। और ये पूरी ब्लू वाली जो लाइन थी वो 21 थी, तो 21 में से 9 गए 12, ये वाली लाइन 12 है, और ये फिर से राइट एंगल ट्रायंगल में हम फंस गए। अब देखो 15 12 9 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, 15 12 9, तो उसी को वहां पर यूज कर लिया एग्जामिनर ने, बस एक बार 12 परपेंडिकुलर हो गया, एक बार बेस, तो 15 12 9 पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो फिर ये वाली साइड, ये जो बाकी का आधा हिस्सा बचा है, ये भी 9 होएगा, तो पूरी कोर्ड की लेंथ क्या हो जाएगी, 18। दैट इज आंसर इज ऑप्शन बी। और कभी भी ये 9 निकला है ना, ध्यान रखना सर्कल में वो 9 भी रखता है एग्जामिनर, कि भाग के ऐसे टिक कर दो, ठीक है, ध्यान रखना, वो जानबूझ के रखता है, उसको पता है कि भाई ऐसे निकलेगा, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। एक बार ये ट्राई करो भाई, 2017 में इसका क्वेश्चन है, देखो, 2 पैरेलल कॉर्ड्स आर ऑन दी वन साइड ऑफ सेंटर ऑफ ए सर्कल। अच्छा, सर्कल के सेंटर के एक तरफ है, ये उसने, देखो मैंने बताया था, कभी बता देगा, कभी हमें खुद खोजनी पड़ेगी, यहां पर उसने बता दिया एक साइड पर है। द लेंथ ऑफ 2 कॉर्ड्स इज 24 एंड 32। तो मेरे को ये बताओ 24 कौन सी होगी और 32 कौन सी होगी। तो जो भी सेंटर के पास है वो बड़ी होगी ना कॉर्ड, वो बड़ी होगी, और जो सेंटर के बिल्कुल ऊपर से चली जाएगी वो डायमीटर हो जाएगी, वो सबसे बड़ी कॉर्ड हो जाएगी उस सर्कल की, ठीक है। तो जो दूर है वो छोटी होगी बेचारी। तो अब देखो, मतलब कि ये दूर वाली 24 है तो ये आधा डिस्टेंस 12 होएगा, और ये ऊपर वाली 32 है तो ये आधा डिस्टेंस 16 होएगा, ठीक है। ये आधा पोर्शन, पूरी कॉर्ड की लेंथ 32 है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कॉर्ड्स इज 8, तो अब की बार एग्जामिनर ने क्या बताया भाई, उसने बताया कि ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली, ये 8 है, ठीक है भाई। देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल, यहां पर उसने एरिया है, तो सर्कल का एरिया पूछा है, तो अगर आपको सर्कल का एरिया बताना है तो आपको रेडियस निकालना पड़ेगा, है ना। और एक और बात, जनरली क्या करता है, कई बार वो आपसे क्या पूछ लेता है, कई बार वो आपसे रेडियस पूछ लेता है। तो अगर वो आपसे इस क्वेश्चन के अंदर रेडियस पूछता तो मैं इसको सोल्व नहीं करता, तो मैं ऑप्शंस यूज कर लेता कि भाई रेडियस की कौन सी वैल्यू है। जैसे ही मुझे रेडियस की वैल्यू मिलती ऑप्शन से, मैं ऑप्शन यूज करता, देखो रेडियस की वैल्यू मिल गई, तो इस वाली ट्रायंगल को देखो आप, ऊपर वाली को ए, इसको तो ओ मान लेते हैं, आप देखो ए सी ओ को, ए सी ओ, तो अगर मैं पहले ऑप्शन को यूज करता कि रेडियस की ये वैल्यू है, तो मुझे ये वाली वैल्यू मिल जाती, क्योंकि भाई इसके अंदर मेरे को दोनों चीजें मिल गई, ये भी 16 मिल गई, ये भी, ट्रायंगल के अंदर दो साइड मिल गई, पाइथागोरस लगाऊंगा तीसरी मिल जाएगी, और जैसे ही तीसरी मिल गई, अब आप इस ट्रायंगल को देखो भाई, ओ जेड डी, इसके अंदर मुझे ये वाली साइड मिल गई, ये वाली ऑलरेडी 8 है तो ये पूरी साइड मिल गई, और रेडियस मैंने मान ही रखा है ऑप्शन से, तो तीसरी साइड को मैं चेक कर लेता, अगर वो 12 होती तो वही ऑप्शन होता, नहीं तो नहीं, ऐसे हम ऑप्शन चेक कर लेते। लेकिन यहां पर उसने एरिया पूछ लिया भाई साहब ने, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखो भाई, तो अब सबसे पहले ऊपर वाली ट्रायंगल में देखो, ऊपर वाली ट्रायंगल के अंदर क्या है, ऊपर वाली ट्रायंगल के अंदर ये है रेडियस, ऊपर वाला लाल, और ये रेडियस बराबर है ना, सर्कल का रेडियस बराबर होता है। तो ऊपर वाली ट्रायंगल के अंदर जो रेडियस है, रेडियस को मैंने मान लिया रेडियस स्क्वायर, रेडियस को मैंने आर मान लिया, इज इक्वल टू, और इस डिस्टेंस को मैंने मान लिया मेरे भाई डी, यहां से लेकर यहां तक। तो देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, रेडियस स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर 256, और नीचे वाली जो ट्रायंगल है ये वाली, ये बड़ी वाली, इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज रेडियस है, तो रेडियस स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये वाली साइड कितनी है यहाँ पर, ये वाली साइड है d प्लस 8, तो रेडियस स्क्वायर इज इक्वल टू d प्लस 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये है 12 का स्क्वायर। तो ये चीज मुझे दिख रही है, देखो यहां पर भी सेम रेडियस है, यहां पर भी सेम रेडियस है, जब मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूं तो मुझे दिख रही है, तो मैं एक्चुअल में ऐसे नहीं लिखता एग्जाम के अंदर, और आपको भी नहीं लिखना चाहिए, और आप भी नहीं लिखोगे। अब देखो मुझे पता है कि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों में सेम रेडियस है, तो ऐसे अलग अलग से क्यों लिखे, मैं सीधा इक्वेट कर देता हूं, इस वाले रेडियस का स्क्वायर है डी स्क्वायर प्लस 256 इज इक्वल टू, और इस वाले रेडियस का स्क्वायर है, सीधा मैं लिखता हूं d प्लस 8 का स्क्वायर लिखना है ना, तो सीधा खोल दो यहीं पर, डी स्क्वायर प्लस 64 प्लस 16d प्लस फिर 12 का स्क्वायर लिखना है। बस वहीं पर मैंने क्या किया, जो दो इक्वेशंस बनाई थी मैंने आर स्क्वायर को इक्वेट कर दिया,
ठीक है, इससे मुझे इजीली डी की वैल्यू मिल जाएगी। तो दोनों तरफ से डी स्क्वायर गायब हो गया। ठीक है, अब देखो, अब आप इस 144 को इधर इस साइड लाओगे तो 200 में से 100 गए 100, 56 में से 44 गए 12, तो ये हो गया 112। ठीक है भाई, अब आप इस 64 को इस साइड लाओगे तो 100 में से 60 गए 40, 12 में से 4 गए 8, तो 48। ऐसे जब स्टेप्स में शांति से काटते हैं तो इजीली कट जाता है मैक्सिमम टाइम्स, मतलब जोड़ते घटाते हैं तो 16 तिये 48, तो डी की वैल्यू आ गई मेरे भाई 3। और जैसे ही डी की वैल्यू 3 आई तो आप किसी भी एक ट्रायंगल को पकड़ दो, ये जो लंबी सी है इसको पकड़ दो या ये जो पसरी पड़ी है इसको पकड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको पकड़ लेता हूँ। देखो ये वाली लेंथ 16 है, मुझे आर की वैल्यू निकालनी है। अब एक बार बताओ जरा एक्चुअल में हमने निकालना क्या है? हमने निकालना है मेरे भाई एरिया, यानी कि हमने निकालना है पाई आर स्क्वायर। और यहां पर मुझे क्या मिलेगा? यहां पर मुझे मिलेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम लगाने से 16 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि 9 और 6 15, 265। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 265। और मुझे आर निकालने की जरूरत नहीं है, मुझे आर स्क्वायर ही चाहिए, बस उसको पाई से मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ गई बात? हमें आर स्क्वायर ही चाहिए। तो बस अब आप क्या करोगे, 22/7 इंटू 265, आर स्क्वायर की वैल्यू यहां पर पुट कर दी। अब देखो, देखो भाई, इसको 7 से काटने की कोशिश करते हैं। 7 6 42, 7 6 42, सॉरी 7 21, 7 6 42, ये कट नहीं रहा। तो जब आप ऑप्शंस की तरफ देखोगे, एक तरीका ये है, कई बार ये भी मैं फॉलो करता हूँ कि ऑप्शंस दूर दूर हैं थोड़े, लगभग 100 का लगभग गैप है सारों में, इन दो को छोड़कर। तो देखो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पाई की एक खास बात है कि 7 तिये 21 और 1/7, और 1/7 क्या होता है बताया ना, 14.28। तो मैं इसको कई बार 3.1 अज्यूम कर लेता हूँ। वैसे तो ये 3.14 है, 3.1 अज्यूम कर लेता हूँ इसको काट के, जब ऑप्शंस दूर दूर हो। तो याद रखना 22 और 7 का ही रिलेशन पाई वाला। तो देखो 3 इंटू 265 करूंगा तो भाई 3 पंजे 15, 3 छके 18, 3 दूनी 6, कितना हो गया? 3 पंजे 15, 1, 3 छके 18, 1, 3 दूनी 6 और 1, 795। अब 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 26 आ जाएगा। तो ये लगभग कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई, इसमें से 5 इसको दे देंगे तो 21, यानी कि 821, लगभग 821 के बराबर हो गया। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन है जो आपको 821 के लगभग दिख रहा है? तो भाई सिर्फ एक ही ऑप्शन आपको दिखेगा, दैट इज ऑप्शन बी। क्लियर है? तो या तो आप ऐसे कर सकते हो अप्रोक्सीमेट, लेकिन जब ये ज़्यादा करीब होंगे तो फिर तो आपको मल्टीप्लाई करके ही करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करके कैसे करोगे वो भी बताऊं इजीली। देखो मेरे को यहाँ पर 2 दिख रहा है, यहाँ पर 5 दिख रहा है, तो 2 को 2 उधर जल्दी से। जैसे ही आप यहाँ पर इसको 2 दोगे तो 26 का डबल 52, 520 और 10 530। और यहाँ पर क्या रह जाएगा? यहाँ पर रह जाएगा 11। तो 11 को किसी भी नंबर से इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। ठीक है, बस अब ये आप निकाल लोगे, क्या आंसर आ जाएगा? तो भाई ये आ जाएगा 7 8 56, 2 7 21, देन लगभग 7 21, 833 लगभग, तो दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, तो चलो भाई एक बार ये ट्राई करो फिर। इफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो भाई 2 कंसेंट्रिक सर्कल है। कंसेंट्रिक सर्कल का क्या मतलब होता है कि जिनका सेंटर एक हो, एक केंद्र वाले। देन द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। तो बड़े वाले एंगल की वो कॉर्ड जो छोटे वाले को टच करती है वो ये हो सकती है। ठीक है भाई, देन अब हमें ये पता है कि भाई छोटे वाले का रेडियस 3 है, ये छोटे वाले का रेडियस है। और मुझे ये पता है ये जो ब्लू लाइन है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो ब्लू लाइन है ना, ये इस कॉर्ड के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल। और ये जो लाल वाली लाइन है, ये जो लाल वाली, ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस है, यानी कि ये 5 की है। तो 3 5 4 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है इजीली, 3 5 4। तो ये वाली लेंथ भी 4, तो पूरी कॉर्ड की लेंथ क्या हो जाएगी? पूरी कॉर्ड की लेंथ हो जाएगी ऑप्शन डी 8। अब ये करो एक बार, 2 सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली। ठीक है भाई, 2 सर्कल्स एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं। देयर रेडियाई आर 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो अब ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना, ये अपना बड़े वाला सर्कल है, इसका ये जो रेडियस है ये 3 सेंटीमीटर है। यहाँ पर कई बार स्टूडेंट गलती करते हैं कि वो एग्जैक्टली बना नहीं पाते कि ये सर्कल किस पोजीशन में है।
क्यों? देखो ये सर्कल कई पोजीशन में हो सकते हैं। ये सर्कल ऐसे भी हो सकते हैं कि ये बाहर वाला सर्कल है, ये अंदर वाला सर्कल है, यानी कि अंदर वाले सर्कल के अंदर इसका रेडियस नहीं, इसका सेंटर नहीं है। या फिर ये सर्कल इस पोजीशन में भी हो सकते हैं, इस पोजीशन में। ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा इनके रेडियस को देखकर। अगर ये सर्कल बाहर वाला है और इसका रेडियस है 3, तो अब आप देखोगे अंदर वाले सर्कल का डायमीटर, उसका डायमीटर देखो, उसका डायमीटर 4 सेंटीमीटर होगा। तो डायमीटर अगर 4 सेंटीमीटर हो गया, मतलब वो यहां से लेकर यहां तक आएगा, ऐसे यहां से लेकर यहां तक आएगा। वो समझ में आ गई बात? तो अब आप जब अंदर वाला सर्कल बनाओगे तो उसको ऐसे बनाना कि भाई बाहर वाले सर्कल का जो सेंटर है वो अंदर वाले सर्कल तक आए। और अब देखो एक सिंपल सा काम अब आपने करना है, क्योंकि अंदर वाले का रेडियस 2 है, देखो ये चीज 3 है, बाहर वाला सर्कल भी काला है, उसका सेंटर भी काला है, तो बाहर वाले का रेडियस 3 है। और जो अंदर वाले का रेडियस है, अंदर वाले का रेडियस है 2। अगर अंदर वाले का रेडियस 2 है तो ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा? ये पूरा डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस क्या है? अंदर वाले का डायमीटर, ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा 4। अगर ये पूरा डिस्टेंस 4 है तो ये क्या हो जाएगा? 1। क्लियर है? और एग्जामिनर ने पूछी क्या है? उसने पूछा है द बिगेस्ट कोड ऑफ द ग्रेटर सर्कल विच इज आउटसाइड द इनर सर्कल। तो सबसे बड़ी कोड ग्रेटर सर्कल की जो बीच, जो अंदर वाले सर्कल से बाहर हो, तो वो कोड यही बनेगी। सिमेट्री से आप देख सकते हो वो कोड यही बनेगी। ठीक है, इसके अलावा ये जो ऐसे ये जो कोड बनेगी, ये वाली नहीं बनेगी, इस तरह वाली ऐसे। ठीक है, यही वाली बनेगी सिमेट्री से। तो अब देखो भाई, हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, हमें पता चल गया कि ये 1 है। और ये वाली लाइन क्या है भाई? ये वाली लाइन, ये वाली लाइन है बड़े वाले सर्कल का रेडियस। तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस है मेरे भाई 3। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। हमें हाइपोटेन्यूज पता है 3, हमें एक साइड पता है 1, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि अंडर रूट 1, यानी कि 2√2। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो ये एक क्वेश्चन है जो एसएससी में काफ़ी पहले आया था। और फिर एग्जामिनर ने क्या किया, ये देखो 2017 मेंस में एक क्वेश्चन दिया, कैसा दिखता है ये देखो जरा। 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर टच ईच अदर इंटरनली। तो देखो 2 सर्कल इंटरनली टच कर रहे हैं जिनका रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर जिनका रेडियस 2 एंड 3 है। तो 2 और 3 का डबल है, इसका आंसर 2√2 था। ये 4 एंड 6, 2 और 3 का डबल है, इसका 4√2 होगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको इक्वेशन याद होंगे फिर आप ऐसे कर दोगे, नहीं, ऐसे याद नहीं होते, मैं भी कभी भी ऐसे याद नहीं रखता। ठीक है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, देखो वो रिपीट कर रहा है क्योंकि उसके पास कंसेप्ट है नहीं, कंसेप्ट यही रहेंगे, क्वेश्चंस मोल्ड किए जा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक को देखना सीखो। अब देखो, तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई, इसका डायग्राम भी वैसा ही कुछ बनेगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि भाई अंदर वाले का जो डायमीटर है वो 8 है, ये चीज़ 8 है, और जो बाहर वाले का जो रेडियस है वो 6 है, सीधा सीधा दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर 2 का गैप आएगा, तो कुछ ऐसे ही बनेगा ये। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। तो भाई यहाँ पर आया 2 का गैप, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही। ठीक है, और पिछले वाले क्वेश्चन जैसी सिचुएशन है, उसने आपसे पूछी क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कोड, लॉन्गेस्ट कोड की लेंथ क्या है। तो ये आ गया अपना 2, और ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस क्या है, ये है 6। तो आपने ये निकालना है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस लगा दो। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट 32, यानी कि 16 दूनी 32, 4√2। आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, तो भाई एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो जरा। ए लाइन कट्स, 2017 मेंस का है, ए लाइन कट्स 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स, द लेंथ ऑफ द कोड्स फॉर्म्ड बाई दैट लाइन ऑन द सर्कल आर 4 एंड 16। तो सबसे पहले हमने 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स बना लिए। अब जो लाइन है ये दोनों सर्कल्स को कट करती है। तो अब इसने क्या बताया एग्जामिनर ने, द लेंथ ऑफ द कोड्स फॉर्म्ड बाई दैट लाइन ऑन द सर्कल्स, यानी कि ये जो लाइन है ये इन सर्कल्स के ऊपर 2 कोड बनाती है। एक तो छोटे सर्कल की कोड होगी, तो छोटे सर्कल की कोड कौन सी होगी, ये, तो इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। और जो बड़े सर्कल की कोड है वो क्या हो गई, वो हो गई ये, जिसकी लेंथ है 16 सेंटीमीटर। समझ में आ गई, ये 2 कोड की वो बात कर रहा है। लाइन एक ही है, बड़े सर्कल के लिए बड़ी कोड बनेगी, छोटे सर्कल के लिए छोटी कोड बनेगी। अब चलिए इस सिचुएशन को देखते हैं। अब देखो, हमें तो पता है कि भाई यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल होती है, और ये जो परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉप हुआ है ये इस कोड को बराबर 2 हिस्सों में बांटेगा। अगर छोटे सर्कल के लिए कोड की लेंथ 4 है
तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा हो जाएगा 2। और अगर बड़े सर्कल के लिए कोड की लेंथ है भाई 16, तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा हो जाएगा 8। ये सिंपल सा काम आपने करना है। और उसके बाद हमें पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल्स बनती हैं दोनों, क्लियर है। ये जो पहले वाली लाल लाइन है ये क्या है, ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस है, और ये वाली लाल लाइन छोटे वाले सर्कल का रेडियस है। अब बड़े वाले सर्कल के रेडियस को मैंने मान लिया r, छोटे वाले को मैंने मान लिया छोटा r। अब एग्जामिनर ने पूछा क्या है, उसने पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस इन स्क्वायर्स ऑफ द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स। ध्यान से इसे पढ़ो, व्हाट इज द डिफरेंस इन स्क्वायर्स ऑफ द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स, कि दोनों सर्कल्स के रेडियाई का डिफरेंस, ये उसने पूछा है। लेकिन यहां से आपको कुछ स्ट्राइक नहीं होएगा, है ना। तो नॉर्मली अपना काम करोगे जो भी आपको करना है। तो हमारे पास 2 ट्रायंगल्स हैं, तो सबसे पहले बड़े वाली ट्रायंगल को देखिएगा जरा, इसको बड़े वाली जो मैंने पूरी भर दी। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इस डिस्टेंस को मैंने डी मान लिया है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस, ये पूरी साइड क्या है, ये पूरी साइड है 8 यानी कि 64। अब मैं छोटी वाले ट्रायंगल के अंदर जा रहा हूं, इसके अंदर, ठीक है। तो छोटे वाला आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4। अब इस चीज को देखकर कुछ स्ट्राइक कर रहा है, अब इस चीज को, क्योंकि ये वाला काम भी वो कई बार करता है। ये जो हमारे पास सिचुएशन है ना सर्कल्स की, इसमें करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है अगर आप एक बार इसको ध्यान से ऑब्जर्व करते हो तो अब देखो, यानी कि अब मैं ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो ये देखो भाई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर वही चीज़ आ जाएगी जो उसने पूछी है। तो इसके लिए आपको एग्जैक्टली इनके रेडियस निकालने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। समझ में आ गई बात। तो स्टार्टिंग में स्ट्राइक नहीं होएगा, ठीक है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, और मैं आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा, इसलिए ईमानदारी से बता रहा हूँ कि बिना वजह हाई एक्सपेक्टेशंस ना रखें स्टूडेंट। ये देखने के बाद ये तुरंत आपको स्ट्राइक कर जाएगा। अब देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, 2017 मेंस का ये और देखो जरा। इन द गिवन फिगर ए बी इज 30 सेंटीमीटर। तो सिंपली कैसे लिखोगे, जब ऐसे मेरे को क्वेश्चन दिखे, मैं सबसे पहले अपना ये ड्रॉप कर लेता हूँ, सबसे पहले ये। तो अगर उसने ए बी 30 बताई है तो मैं इसको ले लेता हूँ 15। सिंपल सी बात है, जायज़ बात है, हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल का खेल होता है। एंड सी डी इज इक्वल टू 24, और अगर ये पूरी सी डी 24 है तो मैं इसको ले लेता हूँ 12, छोटे सर्कल की कोड को, यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 और यहाँ से लेकर यहाँ तक 15, यानी कि ये 3 है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम एन। तो एम एन की वैल्यू क्या है, देखो भाई, उसने एम एन की वैल्यू पूछी है। हमें ये पता है कि नीचे 2 ट्रायंगल्स बनने वाली हैं, एक तो ये वाली, और ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये क्या है, ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस है। और एक ये वाली ट्रायंगल बनने वाली है, राइट एंगल ट्रायंगल, छोटे वाले सर्कल के लिए, ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस है आर। अब उसने आपसे एम एन की लेंथ पूछी है। एक बात तो आपको पता होगा कि हमें एम एन की पूरी लेंथ से कोई लेना देना नहीं है, हमें है इसकी आधी लेंथ से लेना देना, उसी को डबल करते हैं। अब देखो, अब मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये इसके परपेंडिकुलर होएगी। इस छोटे वाले सर्कल को एक बार भूल जाओ, ये जो लाइन है एम एन है, ये बड़े वाले सर्कल की कोर्ड है, उसकी जीवा है, तो ये लाइन उसके परपेंडिकुलर होएगी। अब देखो, और यही लाइन जो उसके परपेंडिकुलर है, ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस है, यानी कि ये आर है। और ये लाइन क्या है, ये लाइन है मेरे भाई आर, बड़े वाले सर्कल का रेडियस, बड़ा आर। तो अब देखो, आपने निकालनी है एम एन की लेंथ, एम एन की लेंथ। तो एक बार हम क्या करते हैं, जैसे ये नेचुरली स्ट्राइक करेगा वैसे मैं आपको बताता हूं। एक बार नीचे आप सॉल्यूशन कर लो। नीचे ये जो आर है, ये जो बड़े वाली अपनी ट्राइंगल है, इसको एक बार देख लो जरा। इस डिस्टेंस को मैंने मान लिया है जी डी, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस, ये पूरी लेंथ कितनी है 15, तो 15 का स्क्वायर क्या है 225, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जुबान से तेज चला जाता है माइंड, तो बेचारी जुबान हड़बड़ा जाती है। तो इसलिए तो मैं बोलता हूँ माइंड आपका बहुत तेज चलता है, जुबान का और पेन का उनसे कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है, आपके माइंड से, उसको प्रॉपर यूज करोगे तो। अब इस छोटे वाली ट्रायंगल को देखो, तो इसके अंदर ये जो रेडियस का स्क्वायर है, बिकॉज ये हाइपोटेन्यूज है, हर एक बार मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ, इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। अब जब आप ऊपर देखोगे कि उसने आपने ये वाली चीज निकालनी है, तो ये वाली चीज क्या है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ऐसे ही निकलेगी पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाओगे तो ये चीज तो आप इसमें से निकाल सकते हो। तो मैंने आपको एक और केस बता दिया, ये वाली सिचुएशन पे वो बार बार क्रिएट करता है, ठीक है। तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और ये वाली जो लेंथ है ये क्या होगी, ये होगी आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का अंडर रूट।
तो मुझे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ही तो चाहिए, मुझे आर और आर की अलग अलग वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो इनका डिफरेंस चाहिए। तो वो जो भी चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ तो आपको मिल रही है। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है 81, यानी कि यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं 81, तो अंडर रूट 81 मतलब कि 9, और अब भाग के आप उत्तर लगा दोगे ऑप्शन बी, है ना। ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी, ये चीज़ें ध्यान में रखना। एक्चुअल क्वेश्चन है, मैंने बताया था ना, ऐसे उसको पता है कैसे निकल रहा है कि कोड की आधी लेंथ निकलती है। तो शांति से, शांति बहुत जरूरी है आपका टाइम बचाने के लिए, नहीं तो कई बार टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं बच्चे क्वेश्चन में, फिर भी गलत ऑप्शन। तो 9 और 9 18, यहाँ पर एक्चुअल आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। तो अब तक आपने क्या बात नोट की? अब तक हमने बात नोट की कि देखो, सर्कल के अंदर जब ये कोर्ड वाला कंसेप्ट है, तो 99% ऑफ द टाइम्स हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होगी, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होगी। तो इसके लिए आपको दो चीज़ें आनी चाहिए, एक तो ये पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, और उसके अलावा सर्कल्स नहीं आने चाहिए। उसके अलावा जो मैंने आपको पाइथागोरस के कंसेप्ट कराए थे, पाइथागोरस के ऐसे ऐसे इक्वेशन कराए थे जिनमें पाइथागोरस स्ट्राइक होना बहुत मुश्किल था। तो यहाँ पर दो चीज़ें काम में आ रही है, एक तो ये वाला कंसेप्ट कि ये वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है और बराबर हिस्सों में बांटती है, और दूसरा पाइथागोरस लगाना। ये दो कंसेप्ट यहाँ पर यूज हो रहे हैं। तो दुनिया की कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल आ जाए, अगर आपको पाइथागोरस आता है, वहां पर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया है, तो कर लोगे। समझ में आ गई बात? तो कंसेप्ट्स का मिक्सचर आना चाहिए, क्वेश्चन करने नहीं आने चाहिए। क्वेश्चन करने लगोगे तो आज से 10 साल के बाद फिर से नए क्वेश्चन बनेंगे, कंसेप्ट यही रहेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, पाइथागोरस को मरे इतने साल हो गए, पाइथागोरस थ्योरम तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम को यूज करने के तरीके, उसके ऊपर क्वेश्चंस बदल गए। समझ में आ गई बात? तो बेसिक जिसको समझ में आता है वो भाई पैटर्न के साथ मार नहीं खाता। हाँ, तो 99% राइट एंगल ट्रायंगल होंगी, लेकिन कभी कभी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होती। तो मैंने आपको ट्रायंगल्स पढ़ा तो रखी हैं, जब राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होती तो किस केस में नहीं होती, एक बार ये देखो जरा, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। टू इक्वल सर्कल्स ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर सच दैट ईच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ अदर। अच्छा, दो सर्कल हैं और एक दूसरे को इस तरीके से काटते हैं कि हर एक सर्कल दूसरे के सेंटर में से पास होता है। ठीक है भाई, मतलब कि काले वाला सर्कल दूसरे वाले के सेंटर में से, लाल वाला सर्कल दूसरे वाले के सेंटर में से, और दोनों का रेडियस 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इन्होंने पूछा क्या है? इन्होंने पूछा है द लेंथ ऑफ कॉमन कोड। अब ये कॉमन कोड क्या है? कॉमन कोड वो वाली कोड है जो दोनों में कॉमन है, यानी कि ये वाली कोड। जब आप इस हरी वाली लाइन को देखोगे तो एक बार काले वाले सर्कल को भूल जाओ जरा, सिर्फ लाल वाले को याद रखो और हरी वाली को। तो ये जो हरी वाली लाइन है ये इसकी कोड है, जी हाँ है। और अब एक बार लाल वाले सर्कल को भूल जाओ जरा, तो ये जो हरी वाली लाइन है ये इस काली वाली लाइन की कोड है, फिर से कोड है, जी हाँ। तो ये कॉमन कोड है, ये दोनों की कोड है। अब देखो, अब हमने इसकी लेंथ बतानी है, तो आपको एक मैं बेसिक सा कंसेप्ट बताता हूं कि दुनिया में कोई भी दो सर्कल जब एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, दुनिया में कोई भी दो सर्कल्स, तो ये जो कॉमन कोड होएगी, एक बार आप इस छोटे वाले सर्कल को भूल जाओ जरा, तो देखो यहां से अगर आप ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे तो ये पक्का परपेंडिकुलर होएगी, जी हाँ। अब इस सर्कल को ड्रॉ करो, तो ये जो कॉमन कोड है ये इनके सेंटर्स को जो मिलाने वाली लाइन है उसके परपेंडिकुलर होती है। अब इस सर्कल को एक बार फिर से भूल जाओ, ये जो कोड है इसके ऊपर जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये बराबर हिस्सों में बंटता है। अब उसको फिर से ड्रॉ करो, तो ये जो कोड है इसको, इनके सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन हमेशा दो बराबर टुकड़ों में बांटती है। इन चीजों को हम कॉन्ग्रुएंस से प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो, तो भाई अब अगर मैं इस चीज को मिलाऊं, यहां पर हम एक चीज क्रिएट कर रहे हैं, अगर मैं इस चीज को मिला दूं, इस चीज को मिला दूं, इस चीज को मिला दूं, तो यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल तो क्रिएट नहीं हुई। मैं बोल रहा था ना कैसे भी ट्रायंगल क्रिएट हो, तो मैंने आपको ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ाया है, बस आप ये देख लोगे कि ये किस तरह की ट्रायंगल है, उसके बाद आपका क्वेश्चन आसान हो गया। वो ट्रायंगल्स वाली नॉलेज काम में आएगी फिर। ठीक है, सर्कल्स वाली नॉलेज यहीं तक काम में आती है कि कैसी ट्रायंगल बन रही है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, फिर हमने पाइथागोरस का यूज किया, सर्कल्स का कहाँ यूज किया। तो यहां पर भी हम यही देख रहे हैं, अच्छा ये वाली ट्रायंगल बनी, फिर अपने ट्रायंगल्स वाले कंसेप्ट का यूज कर रहे हैं हम। तो ये देखो, तो सबसे पहले वाली ब्लू लाइन को देखो जरा, ये जो पॉइंट है ये लाल वाले सर्कल का रेडियस है, और ये जो पॉइंट है ये वाला, ये लाल वाले सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर है। तो सेंटर से, रेडियस बोल गया मैं गलती से, ये सेंटर है, तो सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक जो डिस्टेंस जाएगा, जो लाइन जाएगी, वो क्या है? रेडियस, यानी कि ये है 4 सेंटीमीटर, रेडियस 4 सेंटीमीटर है। और ये जो दूसरे वाली ब्लू लाइन है ये काले वाले सर्कल का रेडियस है, ये वाला,
काले वाले सर्कल का रेडियस, और ये जो पॉइंट है ना ये मेरे भाई काले वाले पर भी लाई करता है, काले वाले पर भी। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर काले वाले सर्कल का रेडियस है ना ये। और ये जो लाइन है, अब इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा, तो देखो मेरे भाई एक बार काले सर्कल को भूल जाओ जरा। तो ये जो पॉइंट है ये लाल वाले सर्कल का सेंटर है, और ये जो पॉइंट है ये लाल वाले सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर लाई करता है, तो ये लाल वाले सर्कल का रेडियस हुआ। या फिर अगर आप लाल वाले सर्कल को भूल जाते हो तो ये जो पॉइंट है ये काले वाले का सेंटर हो गया, और ये जो पॉइंट है काले वाले के सर्कमफ्रेंस पर है, तो ये दोनों का रेडियस है भाई, दोनों के रेडियस का काम कर रहा है, एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं ना। तो ये जो ब्लू लाइन है इसकी लेंथ भी 4 सेंटीमीटर हो गई। तो ये ट्रायंगल कौन सी बन गई? ये ट्रायंगल बन गई इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? एक बात तो ये आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर है, सेंटर से जो भी लाइन आती है कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होती है और दोनों को बराबर हिस्सों में बांटती है, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में क्या बताया था? अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये वाली लेंथ हो गई इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट, तो उसकी हाइट को निकालना है, और नीचे भी एग्जैक्टली ऐसी ही इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी, उसको आपने बनाना नहीं है। इतना तो सिमेट्री के ऊपर भरोसा है ना, दोनों इक्वल रेडियस के सर्कल्स हैं, सिमेट्रिकल हैं, ठीक है। तो हमने सिर्फ इसकी हाइट निकाल कर उसको डबल करना है। तो हाइट होती है √3/2 इंटू ए, यानी कि √3/2 इंटू साइड, और साइड की लेंथ है 2, यानी कि हाइट है मेरे भाई 2√3। तो एक्चुअल में ये जो कॉमन कोड होएगी उसकी लेंथ क्या हो जाएगी? 4√3। मीन्स द आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। तो बस ये बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट था। इसी तरह एक और कंसेप्ट को हम करने वाले हैं अगले वीडियो के अंदर।